बच्चों को नमस्कार। आज हम आपका चैप्टर 10 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हमने पहले पार्ट में प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात करी थी। आज हम अपवर्तन के बारे में बात करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जब प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है और इस परिघटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। कुछ उदाहरणों से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल जो है वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है, मतलब हमें थोड़ा जितना गहराई होती है उससे कम नज़र आएगी। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ा प्रतीत होती है। आधे गिलास पानी में आप एक पेंसिल डालोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पेंसिल जहाँ पर पानी और हवा का मेल हो रहा है वहाँ पर टूटी नज़र आएगी। कांच के गिलास में बड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं और कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर उभरे हुए या ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। तो ये सब जो है अपवर्तन के कारण हो रहा है, जो हम आगे समझेंगे। अब हम अपवर्तन को अगर समझें तो कांच की एक आयताकार स्लैब में अपवर्तन को देखेंगे। यहाँ पे दो माध्यम है, हमें ये ध्यान रखना है, एक वायु है और एक कांच है। जब कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका अपवर्तन कैसे हो रहा है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें दो शब्दों को समझना है। वायु जो है विरल माध्यम है और कांच जो है सघन माध्यम है। विरल और सघन का मतलब क्या होता है? विरल मतलब जिसमें कण दूर दूर हैं और सघन मतलब जिसमें नज़दीक है। तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, और जब भी जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी आपतित किरण जैसे ही प्रवेश कर रही है तो ये डॉटेड लाइन बता रही है कि इसको जाना था सीधा, लेकिन ये मुड़ गई कहाँ पर? अभिलंब की तरफ, ठीक है। फिर जब ये दूसरे सिरे तक पहुँचती है तो अब उसको जो है सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर की तरफ जा रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जाना था इसको, यहाँ पे अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये किरण जो है से सीधी जा रही थी, लेकिन स्लैब की वजह से इसका पथ जो है ये इतना विस्थापित हो गया। तो ये जो विस्थापन हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? अपवर्तन की वजह से। इसमें हमें ध्यान में रखना है कि ये एंगल I और ये जो एंगल R2 है ये बराबर होंगे और एंगल R1 और I2 जो है बराबर होंगे। जो आप मैथ्स में पढ़ते हो एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स, बाहर के और अंदर के कोण। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होंगे और प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहा जाता है, कई बार स्नेल के नाम से पूछ लेते हैं, तो आपको ये लिखना है। फिर एक है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, तो उसको निकालने के लिए ऐसे लिखा जाता है 2 1, मतलब माध्यम 2 और माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तन जो है अपवर्तनांक क्या होगा? तो n21 जो है v1/v2 हो गया और n12 अगर लिखना है तो v2/v1 हो गया। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। हालांकि जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर वो निरपेक्ष अपवर्तनांक के ऊपर ज़्यादा आता है, जिसके अंदर जो है हमें एक माध्यम को निर्वात मानना होता है वायु और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। तो उसका फॉर्मूला n बराबर c/v। c जो प्रकाश की चाल है वो लेनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरे का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हीरे का अपवर्तनांक 242। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रकाश की चाल के 1/242 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। प्रकाशीय सघन माध्यम और प्रकाशीय विरल माध्यम जो हमने बात की थी, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशीय सघन होगा, मतलब जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल होगा। दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम विरल होगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुकती है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, जब हम बात करेंगे कि जब प्रकाश की चाल जो है संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो इसकी चाल टेढ़ी तथा ये अभिलंब से दूर हो जाती है। दूसरा पॉइंट था जो हमने कांच की स्लैब में किया था। अब हम बात करते हैं गोलीय लेंसेज की।
दो तलों से घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल जो है गोलीय हैं उन्हें लेंस कहा जाता है। दो लेंसों की बात करनी है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में आप देखोगे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी क्यों कहते हैं कि जो भी किरणें सीधी आएंगी इसमें उन सबको ये एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देगा। ये बीच में जो है किनारों की अपेक्षा पतला होता है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं कि जो भी किरणें इसमें से गुजरेंगी उनको ये फैला देगा। तो ये 2 पॉइंट आपको इसके अंतर के याद रखने हैं। उत्तल लेंस में किरण आरेख बनाने के कुछ नियम हैं। पहला क्या है कि विम से मुख्य अंश के समांतर आने वाली प्रकाश के उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरेगी, पहला पॉइंट। और मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो इसका विपरीत हो गया कि अगर फोकस से कोई आ रही है तो समांतर जाएगी, समांतर आ रही है तो फोकस पे जाएगी। तीसरा लेंस में प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण जो है सीधी चली जाएगी, कहीं पर भी उसका अपवर्तन नहीं होगा यहाँ से जो जा रही है। उसके बाद इसके जो है किरण आरोखों की बात करते हैं। पहला, अगर कोई भी वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो है F2 की स्थिति जो दिखाई है फोकस, ठीक है ना। तो हमें F2 का मतलब क्या है कि जो भी हम लेंस ले रहे हैं जैसे उत्तल लेंस, तो क्योंकि इसमें अपवर्तन हो रहा है तो मध्य से इस तरफ भी हम फोकस बनाएंगे और इस तरफ भी फोकस। तो इधर जो फोकस बनेगा उनको F1 और F2 बोला जाता है, और इधर जो बनेगा या तो आप उनको F1 और जो है 2F1 दिखा सकते हो, और इधर जो बनेगा F2 और 2F2। तो यहाँ से कोई भी रेखा सीधी जाएगी तो वो F2 से होके निकलेगी, जो हमारा पहला नियम भी था। अत्यधिक छोटा भी होगा, आभासी तथा उल्टा होगा। 2F से परे जो होगी, मतलब 2F से थोड़ी सी दूर होगी, वो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, छोटी होगी लेकिन वास्तविक तथा जो है उल्टी होगी, ठीक है ना। ये असल में आभासी और उल्टा नहीं होगा, ये भी वास्तविक तथा उल्टा होगा, क्योंकि आभासी तो इसमें बनता ही नहीं है, बाद में बनेगा, लास्ट के एक ऑप्शन आएगी तब। उसके बाद में 2F1 पर है तो यहाँ 2F2 पे बनेगी, सेम साइज़ की होगी। जैसे अगर आपको दर्पण का याद हो तो C पे होता है तो C पे ही बनती है, वास्तविक तथा उल्टी ही बनेगी। चौथा है F1 और F2 F1 के बीच में होगी तो ये F2 से परे बनेगी। अब यहाँ पर भी आपको 2 किरणें लेनी होती हैं, एक समांतर लेनी है और एक जो है आपके O से पास कर रही हो, जो इसके सेंटर से पास कर रही हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने की कौन सी किरण लेनी होती है हमें इनके किरण आरेख बनाने के लिए। फोकस पर जब होगा तो अत्यंत अनंत पर बनेगी, अत्यधिक विवर्धित होगी, वास्तविक तथा उल्टी होगी, ये जैसे फोकस पे हो गया। तो मान लिया जाता है कि जो समांतर रेखाएं हैं वो अनंत पे जाके मिलती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि अनंत पे बनेगी। सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब F और O के बीच में होगा तो विवर्धित तो बनाएगा लेकिन आभासी और सीधा, एक यही केस ऐसा है जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के जो नियम है, बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति थी सापेक्ष साइज। इसके अंदर जो है नियम आपके वही हैं जो हमने पढ़े थे, लेकिन आरेख के अंदर सिर्फ 2 कंडीशन है। एक तो अनंत पे जब भी होगा तो फोकस पे, और फिर अनंत से और प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं पर भी होगा तो F1 और O के बीच में बनेगा। हमेशा अत्यधिक छोटा होगा या छोटा होगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये दोनों आरेख हम देखते हैं कि अगर अनंत पे है तो फोकस पे बन रहा है, और अनंत से फोकस के बीच में या O के बीच में कहीं पर भी है तो हमेशा जो है आपका F1 और O के बीच में बनेगा। ये ध्यान में रखना है, कहीं पर भी हो बनेगा यहीं पर F1 और O के बीच में, लेकिन आकार में छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो ये 2 ही पॉइंट आते हैं इसके अंदर अवतल के अंदर। अगर हम लेंस फॉर्मूले की बात करें तो IV माइनस IU बराबर I/F, या 1/F बोल दो, इसको I नहीं। आवर्धन अगर इसके अंदर हम देखें तो M जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के ऊपर H1/H0 है, M = V-U। तो यहाँ पे दर्पण में -V/U था, यहाँ पे सिंपल V/U है। अब एक नई चीज़ है लेंस की क्षमता, ये इम्पोर्टेंट है आपका कि लेंस की जो क्षमता निकाली जाती है वो P = 1/F से निकाली जाती है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, और लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, मतलब उसके अपोजिट होती है। एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है हमें
कई बार क्वेश्चन में फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दी होती है, तो उसको मीटर में बदलना चाहिए हमें, उसकी क्षमता निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि जो डायप्टर होता है, लेंस की मात्रक जो होता है, 1 डायप्टर बराबर 1 मीटर पर मीटर होता है, तो इसलिए जो है उसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना ज़रूरी है। डायप्टर जो है लेंस की क्षमता होती है, फोकस दूरी 1 मीटर हो तब, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होगी और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होगी। तो जिनसे आप पूछोगे, अगर वो चश्मा पहनते हैं, अगर वो अपना माइनस नंबर बता रहे हैं तो मतलब उनके चश्मा में अवतल लेंस है, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो उत्तल लेंस है। तो लेकिन ज़्यादातर आपने सुना ही नेगेटिव होगा, अवतल लेंस ही इस्तेमाल होता है। फिर अगर हमें अलग अलग तरह के जो है लेंस दे रखे हैं और उनकी पावर जोड़नी है, तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, जितनी भी पावर दे रखी है उनको हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं, ये फॉर्मूला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।